सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। और अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आपको हर टॉपिक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट संपूर्ण तथ्यों के साथ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे और वो सारे तथ्य कवर करेंगे जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, आप लोग इतना कर लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर जो प्रश्न प्रस्तावना से आता है तो आप 100% प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाओगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको ये बताया था अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया था। और संविधान सभा में ये बताया था दोस्तों कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, या उद्देश्य संकल्प संविधान सभा के सामने रखा था। ठीक है, तो जो उद्देश्य संकल्प जो संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, उसी के जो आदर्श हुए दोस्तों, उन्हीं आदर्शों को बाद में चल के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो जो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू क्या रखे थे दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो रखे थे, यही उद्देश्य प्रस्ताव के जो आदर्श हुए। ठीक है, देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के जो आदर्श हुए दोस्तों, उन्हीं आदर्शों को बाद में चल के प्रस्तावना में शामिल किया गया। ठीक है, उसी को क्या किया गया दोस्तों, आगे चल के प्रस्तावना में शामिल किया गया। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि जो प्रस्तावना है दोस्तों, वो क्या है, वो हमारे संविधान की कुंजी है, यानी हमारे संविधान की मुख्य बातें क्या है। ठीक है, अगर जो हम बात करें कि प्रस्तावना से आशय क्या है या प्रस्तावना का से क्या मतलब है, तो उसका ये मतलब है दोस्तों कि जो हमारे संविधान बने हैं, ठीक है, तो उसके संविधान के संपूर्ण आदर्श जो प्रतिबिंबित होते हैं वो हमारी प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसे क्या कहा जा सकता है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है दोस्तों, संविधान की कुंजी। ठीक है, संविधान की कुंजी। ठीक है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रस्तावना को। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि प्रस्ताव, देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, और एक प्रस्तावना का विचार। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया दोस्तों, वो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार लिया गया था दोस्तों, विचार जो लिया गया था वो लिया गया था अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार लिया गया था वो लिया गया था अमेरिका से। और ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी दोस्तों, तो वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखिएगा, प्रस्तावना का विचार जो लिया गया था दोस्तों, वो लिया गया था अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई थी वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना की भाषा। चलिए, अब हम लोग अभी तक एक क्विक रिवीजन करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समकक्ष प्रस्तुत किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के जो आदर्श थे दोस्तों, उन्हें ही आगे चल के हम लोगों ने क्या किया, प्रस्तावना में उसका समावेश किया। ठीक है,
संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रस्तावना को, क्योंकि हमारी जो संविधान है दोस्तों, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संपूर्ण एक तरीके से चित्र जो है दोस्तों वो कहाँ दिखता है, प्रस्तावना में दिखता है। मूलभूत सारी चीज़ें प्रस्तावना में आपको मिल जाएंगी। और प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और प्रस्तावना की जो भाषा हुई दोस्तों वो किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए एक प्रश्न पूछ देता है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है दोस्तों, वो क्या है, वो भारत की जनता है, ठीक है। वो कौन है दोस्तों, भारत की जनता, ठीक है। समस्त शक्तियों का स्रोत, ठीक है, याद रखिएगा, शक्तियों का स्रोत। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है, वो है दोस्तों भारत की जनता, ठीक है, ठीक है। वो है भारत के लोग या भारत की जनता, ठीक है, भारत के लोग। चलिए इतना हम लोग देख लिए दोस्तों, ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए 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 दोस्तों, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को के आदर्शों को हम लोग इन फ्यूचर में प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किए, ठीक है। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। और इसका विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और इसकी जो भाषा हुई ऑस्ट्रेलिया से ली गई। शक्तियों का स्रोत कौन है दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार भारत में शक्तियों का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। अब एक प्रश्न पूछ देता है कि भारत की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो आप लोग सबको पता है होता है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, ठीक है, शुरुआत, ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। क्या क्या होता है दोस्तों, प्रस्तावना, ठीक है। और मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि एक बार प्रस्तावना को इंटरनेट से सर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3-4 बार आप अगर जो पढ़ लेते हैं तो आपके जहन में वो बैठ जाएगा और इन फ्यूचर में आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब देखिए प्रस्तावना के बारे में हम लोग मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रस्तावना के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, ठीक है। प्रस्तावना के हम लोग स्रोत पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, और स्वरूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना को हम लोग 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कि प्रस्तावना के स्रोत, ठीक है, कि प्रस्तावना के जो, देखिए दोस्तों, संविधान के स्रोत, ठीक है। संविधान के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले कि संविधान का स्रोत सब पूछ देता है एग्जामिनेशन हॉल में कि संविधान के स्रोत कौन से हैं, ठीक है, संविधान के स्रोत, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे स्वरूप, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे। संविधान का स्रोत पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान का स्वरूप, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए हम लोग प्रस्तावना में पढ़ेंगे संविधान का स्रोत, फिर पढ़ेंगे प्रस्तावना का स्वरूप में क्या क्या चीज़ें वर्णित की गई है, और फिर प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ये एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर जो बात करेंगे कि
प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत कौन सा है? ठीक है, जैसा कि आपको जस्ट पहले हमने पॉइंट में बताया था कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत कौन है, वह है दोस्तों हम भारत के लोग। ठीक है, तो स्रोत कौन है दोस्तों? स्रोत है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग या भारत की जनता। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ देता है कि प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत कौन सा है, तो वो है दोस्तों हम भारत के लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों संविधान के स्वरूप का। तो सबसे पहले बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण पहला टॉपिक पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या आशय है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय क्या है। वो ये है कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, संपूर्ण, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय क्या है कि भारत जो है वो अपने, ठीक है, निर्णय, आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई अन्य ये निर्णय नहीं ले सकता है, कोई अन्य देश ये निर्णय नहीं ले सकता है कि भारत की आंतरिक या बाह्य नीति या स्थिति कैसी होगी। तो संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का क्या है दोस्तों कि भारत क्या है दोस्तों? भारत है निर्णय लेने के लिए स्वतः जिम्मेदार है। ठीक है, बाह्य व आंतरिक निर्णय में, बाह्य व आंतरिक निर्णय के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग दूसरी तरफ मूव करेंगे, दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। दूसरे पॉइंट में कहता है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी से क्या आशय है दोस्तों? ठीक है, समाजवादी से आशय है समानता। ठीक है, समाजवादी से क्या आशय है? समानता। यानी भारत की जो जनता है, ठीक है, अगर जो आर्थिक मामलों को छोड़ दिया जाए तो हर एक मामले में क्या होगी? समानता होगी। ठीक है, यानी सबके लिए कानून समान होगा। ठीक है, निजी संपत्ति पे सबका समान अधिकार होगा। तो समाजवादी से क्या आशय है? समानता। देखिए अब प्रश्न कैसे पूछता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय क्या है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय क्या है। वो है दोस्तों बाह्य व आंतरिक निर्णय में स्वतंत्र। ठीक है, भारत क्या है? बाह्य व आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। फिर समाजवादी का आशय क्या है दोस्तों? समाजवादी का आशय है कि कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से समानता मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पंथ निरपेक्ष की। तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे। तो पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, किसी भी भारत का संविधान कोई भी धर्म नहीं मानता है। ठीक है, कोई धर्म नहीं मानता। ठीक है, भारत का संविधान क्या करता है? कोई भी धर्म नहीं मानता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। एक वर्ड आता है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक 4 नंबर पे आएगा दोस्तों। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक से आशय क्या है दोस्तों?
लोकतंत्रात्मक से आशय क्या है, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनेशन हॉल में कि जनता का शासन होगा। ठीक है, क्या होगा, जनता का शासन होगा, जनता का शासन। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे गणतंत्र। गणतंत्र से क्या आशय है? ठीक है, गणतंत्र, गणतंत्र से क्या आशय है दोस्तों कि जो राज्य प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, गणतंत्र से आशय क्या है, राज्य प्रमुख जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत। ठीक है, राज्य प्रमुख जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात उसका जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा होगा। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना में हम लोग क्या देख लिए कि संविधान के प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। ठीक है, स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात बाह्य व आंतरिक निर्णय लेने में भारत स्वयं ही अपना किसी और का हस्तक्षेप नहीं करेगा, स्वयं जिम्मेदार है बाह्य व आंतरिक निर्णय लेने में। ठीक है, समाजवादी का मतलब क्या है दोस्तों, समानता से, सामाजिक समानता से। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य जो है या देश जो है वो कोई अपना धर्म नहीं मानता है। ठीक है, कोई एक धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्रात्मक से क्या आशय है दोस्तों, जनता का शासन। ठीक है, और गणतंत्र से क्या आशय है कि जो राज्य प्रमुख होगा वो वंशानुगत होगा, ना कि वो क्या होगा दोस्तों, ना कि वो राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों उद्देश्य की। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों। उद्देश्य की तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है न्याय। ठीक है, न्याय। ठीक है, उद्देश्य में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है न्याय। और न्याय किन क्षेत्रों में न्याय दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दोस्तों सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर पे। ठीक है, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर। ठीक है, सामाजिक स्तर, आगे है राजनीतिक स्तर। ठीक है, राजनीतिक स्तर, और क्या होगा दोस्तों, आर्थिक स्तर। ठीक है, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और आर्थिक स्तर पे क्या किया जाएगा दोस्तों, न्याय दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं कि स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता। उद्देश्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट हम लोगों ने न्याय पढ़े, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता, इसमें इट मीन्स क्या होता है दोस्तों कि भारतीय जनता को इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपना स्वयं ही विकास कर ले। ठीक है, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी और उस स्वतंत्रता इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी कि व्यक्ति अपना विकास कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो आपको विकास होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। समता की आगे हम बात करते हैं दोस्तों, समता तीसरा नंबर पे है दोस्तों, समता। ठीक है, समता किस क्षेत्र में दिया जाएगा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में आपको समता दी जाएगी। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है चौथे नंबर में, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। फिर पांचवें नंबर में दोस्तों बात की गई है, ठीक है, राष्ट्र की एकता व अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात की गई है। और 6 नंबर पे बंधुत्व की बात की गई है दोस्तों, बंधुत्व। देखिए अब बंधुत्व से क्या आशय है दोस्तों, भाईचारा। ठीक है, भाईचारे से आशय है। देखिए उद्देश्य,
प्रस्तावना का, अब देखिए, अब यहाँ पे पूरी चीज़ों को समझिए कि प्रस्तावना का जो उद्देश्य है उसका क्या मतलब है, न्याय दिलाना, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता प्रोवाइड करना ताकि वह अपना विकास कर सके। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता, ठीक है। उद्देश्य प्रस्तावना का ये भी है कि लोगों को समता दी जाए, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से, ठीक है। अगला है दोस्तों 4 नंबर पे व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, यानी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, इसका भी ये भी उद्देश्य है प्रस्तावना का। और राष्ट्र की एकता और अखंडता आप लोगों ने देखा ही है, आशय पता ही है, और बंधुत्व मतलब भाईचारे की बात की गई है। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। संविधान के स्रोत में कहा, प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग हैं। स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात बाह्य व आंतरिक निर्णय लेने के लिए भारत खुद ही जिम्मेदार है। समाजवादी, इसमें समानता की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, अर्थात इसका कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन है। और गणतंत्र मतलब जो राज्य प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। उद्देश्य ने हमने अभी आपको बता ही दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुत्व की बात की गई है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे मूव करेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग अब आगे मूव करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि संविधान के प्रारंभ में कुछ समितियां बनी और उन समितियों ने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, वो संशोधनीय नहीं है, प्रस्तावना को टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है, प्रस्तावना को टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उनका क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो दोस्तों, ठीक है, केशवानंद भारती आए, उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान में केशवानंद भारती आए, उन्होंने कहा, केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का भाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन, ठीक है। उसमें क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। उसमें जोड़ा गया दोस्तों, उसमें क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, अखंडता, ठीक है दोस्तों, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। देखिए अब एक बार रिवीजन कर लीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल समिति ने कहा कि संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती ने कहा कि नहीं, इस समिति ने कहा कि नहीं, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है। और 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नाम के अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये 1957 में ये समिति बनी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो बना था दोस्तों 1973 में केशवानंद, ठीक है, 1973 में, ठीक है। और बाद में ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
ठीक है दोस्तों।